हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक चैप्टर स्टार्ट किया था, उसको एकदम समराइज्ड वे में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 11th का ये चैप्टर है केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट का, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लाइफ टाइम आपको केमिस्ट्री में काम आने वाले हैं। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो आज इसके पहले की लेक्चर में हमने जो एक्सप्लेन किया था वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया था। आपने देख सकते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताया था, एलिफेटिक कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स, जिससे मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की स्ट्रक्चर बनाना, 3D स्ट्रक्चर बनाना, लॉन्ग डायग्राम स्ट्रक्चर बनाना, लाइन डायग्राम बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया था कि कौन सा एलिफेटिक है, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा सेचुरेटेड है, कौन सा अनसेचुरेटेड है। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। शायद वो लेक्चर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एलिफेटिक कंपाउंड में हमने हाइड्रोकार्बन्स को लिया था। आज नंबर आता है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। वैसे तो नॉमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण, हिंदी में बोलें तो, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना। तो नॉमेनक्लेचर ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही होता है। बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, बहुत सारे सिंबल्स के लिए, बहुत सारे सिनोम्स के लिए, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो IUPAC हमेशा सजेस्ट करता है जनरली। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि IUPAC नेम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी होता है। जी नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी, और बहुत सारे केमिस्ट्री में यूज होने वाले टर्म्स जैसे कि रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये एंथैल्पी, ये सारे वर्ड को कैसे सिंबलाइज करना, किस तरह से रिप्रेजेंट करना, ये भी IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत ही आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक एकदम स्टार्टिंग से बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली जो IUPAC सिस्टम है ना, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तो फेमस है, जिसके बारे में आप जानते हैं। सच बात तो ये है स्टूडेंट्स कि आप ये जो नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं ना, वो नॉमेनक्लेचर एक ही तरह का नहीं है, ये कई तरह का नॉमेनक्लेचर हो सकता है, जिसमें हम खास तौर से दो तरह का नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं IUPAC नेम्स और दूसरे पढ़ते हैं ट्रिवियल नेम्स। ट्रिवियल नेम्स यानी कि सिंपल, इनके कॉमन नेम्स, जिसे हम ट्रिवियल नेम्स के नाम से जानते हैं। और ये जो IUPAC नेम है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम IUPAC के नाम से जानते हैं। वैसे तो लोअर क्लासेस में यानी कि 9th 10th में भी, खास तौर से 10th में जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था, तब ये वर्ड आपने सुना हुआ होगा कि नाम यह है IUPAC। कई बार प्यार से हम इसको IUPAC नेम भी बोल देते हैं। ओके, तो IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का एक सिस्टम है, एक रूल है इसके बारे में। लेकिन स्टूडेंट्स, पहले से तो IUPAC सिस्टम था नहीं। स्टार्टिंग से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया जाता था, वो बहुत सारे इनके कॉमन नेम्स होते थे, तो उनको ही हम ट्रिवियल नेम कहते हैं। सच में देखा जाए तो कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम में ये बात तब डिफ्रेंशिएट हो जाती है जब आप एल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्योंकि एल्कोहल्स के कॉमन नेम्स एंड ट्रिवियल नेम दोनों अलग अलग होते हैं। तो
ट्रिवियल नेम को हम कई बार कॉमन नेम नहीं कह सकते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ द एल्कोहल, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन नेम जिसे आप ट्रिवियल नेम समझते हैं वो नेम्स में कंपाउंड्स का जैसे आपको बताता हूँ। इनमें से अगर आप देखें तो सबसे पहला जो टर्म है आप जो यूज करने वाले हैं वो टर्म्स का है फॉर्मिक एसिड, जो कॉमन नेम है। ये फॉर्मिक एसिड एक कॉमन नेम है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रिवियल नेम, मैं ट्रिवियल नेम के बारे में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो इनमें से जो टर्म है वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक कॉमन नेम है और इसका सोर्स है फॉर्मिका। कॉमन इसका जो सोर्स है वो क्या है, फॉर्मिका। एंड फॉर्मिका का मतलब होता है एंट। एक्चुअली ये वर्ड जो लिया ना स्टूडेंट, वो एंट को लैटिन में फॉर्मिका कहते हैं और इसीलिए इसका सोर्स हो गया फॉर्मिका और फॉर्मिक एसिड नाम पड़ गया कॉमन नेम। और इसका जब हम IUPAC नेम के रूल पढ़ लेंगे तब आपको बताऊंगा कि IUPAC नेम क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो HC डबल बॉन्ड ONOH होता है इस तरह से, यानी जो ये फंक्शनल ग्रुप इधर है ना COOH, वो इसका फॉर्मिक एसिड के लिए है। फिर एक दूसरा नाम आता है एसिटिक एसिड। तो वर्ड जो एसिटिक एसिड है स्टूडेंट, एक्चुअली इट इज टेकन फ्रॉम द एसिटम एंड एसिटम का मतलब होता है विनेगर। एक्चुअली ये विनेगर से जनरेट हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, एसिटम, यानी कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का भी IUPAC नेम बाद में पढ़ेंगे। अभी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH आता है, यानी कि ये COOH तो है, ये H की जगह पर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, CH3 लगा दिया है। तो ये हो गया एसिटिक एसिड। फिर आता है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड यानी कि 3 कार्बन वाला, पहले 1 कार्बन वाला, फिर 2 कार्बन वाला, फिर 3 कार्बन वाला कोई कॉमन नेम। तो इसमें अगर हम देखें तो ये आता है प्रोपियोनिक एसिड। एक्चुअली जो वर्ड प्रोपियोन है वो सोर्स है पोर्टोपियोन से लिया गया है। पोर्टोपियोन का मतलब होता है फर्स्ट फैट इन द बॉडी, ये लैटिन वर्ड है पोर्टोपियन, और इसी से इसका प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मूला हो गया CH3 CH2 और COOH, इसका नाम हो गया प्रोपियोनिक एसिड। ऐसे ही अगला अगर आप लेते हैं तो एक कॉमन नेम और भी बचता है स्टूडेंट। कॉमन नेम में इसमें अगर आप देखो तो ये है ब्यूट्रिक एसिड। एक्चुअली जो ब्यूट्रिक एसिड का ब्यूट्रिक वर्ड लिया गया है, एक्चुअली इज टेकन फ्रॉम द ब्यूटाइरम, एंड ब्यूटाइरम का मतलब होता है लैटिन में बटर। अब इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 और 4th कार्बन खुद ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर इसको हम डिटेल में थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएं तो ये स्ट्रक्चर ऐसी होगी CH3 CH2 CH2 एंड COOH। इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट्रिक एसिड। अगला है वैलेरिक एसिड, फिर है कैप्रोइक एसिड। ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम्स हमारे सामने आते हैं स्टूडेंट। सिर्फ ये मैंने एसिड का एग्जांपल आप लोगों को दिया, इसको थोड़ा सा आप नोट करना। लेकिन इसके साथ ही एक बात हमको और पढ़ना है कि और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके और भी कॉमन नेम्स होते हैं। ट्रिवियल नेम्स में यानी कि कॉमन नेम्स में अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे कॉमन नेम्स कंपाउंड्स के हमको देखने को मिलते हैं। पहले जो मैंने एग्जांपल्स लिए थे वो एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए थे। अभी मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो दूसरे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ले रहा हूँ। तो अभी आप लोगों को इसमें देखना है, जैसे कंपाउंड है CH4 यानी कि ये, यानी कि मीथेन। तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ इसमें बता देता हूँ स्टूडेंट, जो मीथेन है ना, ये कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम है। एक्चुअली मैथ वर्ड जो यहाँ पे लिया गया ना, उसका मतलब होता था मार्स। अब मार्स में से यानी कि मार्सी एरिया में से जनरेट होने वाली गैस का नाम पड़ा मीथेन। यहाँ पर दूसरा है C2H2। तो अभी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो ये 3 बॉन्ड्स यहाँ पर होंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड तो आपको फुल करना ही पड़ेगा। तो इसका नाम आपने क्या लिखा, एसिटाइलिन। हालांकि इसको IUPAC नेम में हम इथाइन के नाम से जानते हैं। अगला है N-ब्यूटेन। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जो ब्यूटेन है ना,
1 2 3 4, तो ये कैसा CH3 CH2 CH2 और CH2, ये ब्यूटेन है। अभी ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में अगर मैंने N लगा दिया, किसी भी नेम के पहले अगर आपने N लगा दिया तो समझो कि वो कॉमन नेम हो गया। और सिर्फ आपने ब्यूटेन लिखा, अगर आपने सिर्फ ऐसा ब्यूटेन लिख दिया तो दैट इज IUPAC नेम। बहुत ही बढ़िया बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज है स्टूडेंट्स, को ध्यान से सुनना। अगर आपने इसके पहले N लगा दिया, N का मतलब है नॉर्मल, ओके, N का मतलब है नॉर्मल, फिर ऐसा आता है आइसो, ऐसा आता है नियो। तो जिसमें भी नॉर्मल, आइसो और नियो वर्ड्स आप यूज कर देते हैं वो कॉमन नेम की कैटेगरी में आ जाता है। तो N ब्यूटेन हो गया। फिर ये आइसो ब्यूटेन, देखो एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। नॉर्मल, आइसो, नियो वर्ड हम कहाँ पे यूज करते हैं वो आज समझ लेते हैं। बहुत ही बेसिक टर्म है। देखो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, सपोज पेंटेन का एग्जांपल लेता हूं तो सारी चीजें एकदम उसमें से क्लियर हो जाएंगी। हम 3 तरह के वर्ड नॉर्मल में कॉमन नेम्स में यूज करते हैं। एक तो वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल, नॉर्मल के लिए हम सिंबल लेते हैं N। एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं आइसो और तीसरा वर्ड यूज करते हैं नियो। तो कहां पर नॉर्मल, कहां पर आइसो और कहां पर नियो वर्ड यूज करना चाहिए कॉमन नेम्स में, वो मैं आपको एकदम बेसिक ट्रिक इसकी सिखा देता हूं। इसमें देखिए यहां पर सपोज एक मैं एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन हुआ। तो 5 कार्बन्स के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा अभी ये सिंपल कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे 5 कार्बन हो गए। तो हाइड्रोजन फिल करना तो आपको आता ही है, मैंने इसके पहले की क्लास में सिखाया था। सपोज जैसे यहाँ पर एक ही कार्बन है तो यहाँ पर 1 2 3 और बॉन्ड बना दिए तो 4 हो गया। यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ 2 लगा दिए, 2 लगा दिए, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, तो पूरा क्या बन गया, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई। तो अभी इसकी और कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है ध्यान देना। हाँ अभी ये ऐसे स्ट्रक्चर है, एक 1 2 3 4 और यहाँ पर आपने 5 कार्बन लगा दिया, 5th कार्बन को आपने यहाँ पर ले लिया। तो अगर पूरी रिंग में 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन ही यूज हो रहे हैं सिर्फ, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम N वर्ड लगाते हैं। जैसे इसके लिए हमने वर्ड यूज किया क्या, N पेंटेन। 5 कार्बन हुआ तो पेंट और हमने लगा दिया क्या, एन। ये कॉमन नेम की मैं बात कर रहा हूं, अभी जो भी बात मैं कर रहा हूं स्टूडेंट वो कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। अभी एक बात का ध्यान रखो, अभी जैसे ये कार्बन है तो टर्मिनल कार्बन के पहले यानी कि लास्ट कार्बन के पहले यानी कि सेकंड लास्ट के पहले वाले कार्बन पर अगर कोई ब्रांचिंग हो जाती है, मिथाइल हो जाता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ जाता है, तो ऐसी स्ट्रक्चर के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, आइसो। लेकिन कार्बन कितने हैं, 5, तो कॉमन नेम हम क्या बोलेंगे इसको, आइसो। यहाँ वर्ड यूज करेंगे आइसो हाइफन और क्या वर्ड यूज करेंगे, पेंटेन। तो फिर नियो वर्ड यूज कहाँ करेंगे, नियो का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या। अभी देखना, इस बात का ध्यान रखना। देखो अगर मान लो ये होता 1 2 3 4 5 6, तो मैं ये अगर यहाँ पे CH3 लगाता और ये 1 2 3 4 5 6 और अगर मैं यहाँ पे ब्रांचिंग करता तो ये स्ट्रक्चर आइसो है, ये स्ट्रक्चर आइसो है दिस वन, लेकिन ये स्ट्रक्चर आइसो नहीं है, ध्यान रखना। क्यों, मैंने एक डेफिनेशन बताई आपको आइसो की कि टर्मिनल कार्बन के पहले वाले कार्बन पर ही अगर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आप लगाते हैं, CH3 ग्रुप लगाते हैं, मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, तो ही हम इसको क्या बोलेंगे, आइसो वर्ड यूज करेंगे। और नियो का मतलब है कि देखो आइसो में हमने एक बात का और ध्यान रखा कि इसमें ये जो कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री है, ये कैसा है, 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो एटलीस्ट एक कार्बन जो है ना हमारे पास, एक कार्बन हमारे पास कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री वाला कार्बन होना चाहिए। एटलीस्ट 1 कार्बन हमारे पास कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री वाला होना चाहिए। और उसकी क्या विशेषता है कि टर्मिनल पोजीशन वाले कार्बन के पहले ब्रांचिंग हो जाना चाहिए, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे,
आइसो बोलेंगे। आप इसको आइसो नहीं बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना, इसके लिए कोई कॉमन नेम नहीं है। हम IUPAC नेम इसका समझ सकते हैं लेकिन कॉमन नेम इसका नहीं है। तो अभी देखो दूसरा एक चीज में और आपको बहुत ही बढ़िया बिंदास बता दे रहा हूं, इसमें नियो वर्ड हम कैसे यूज करते हैं इसका ध्यान में रखना। हाँ, नियो का मतलब क्या है, जैसे ये 1 2 3 4 5, अभी आपने ये कार्बन की स्ट्रक्चर लिया सपोज, अब इसमें 1 2 3 और ये 4 और ये 5, इतने कार्बन आपने ले लिए, 5 कार्बन ले लिए। तो अभी ये जो कार्बन है ना वो कैसा है, 4 डिग्री कार्बन है। ये सारे कार्बन कैसे हैं, 1 डिग्री हैं, 1 डिग्री हैं, 1 डिग्री हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे कार्बन तो आप पहचानते हैं ना, 5 डिग्री तो होता नहीं है। तो ये जो डिग्री ऑफ कार्बन आप लेते हैं ना, ये डिग्री ऑफ कार्बन में कम से कम इसके पास एक ऐसी कंडीशन हो कि 4 डिग्री का कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए और टर्मिनल के पहले वाले कार्बन पर ब्रांचिंग होना चाहिए। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स एक बात हमको खास जो यहां पर आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं, सारे कार्बन अगर 1 डिग्री 2 डिग्री के होते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, तो हम नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल प्रोपेन हो सकता है क्या? जी नहीं, एन में प्रोपेन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 2 3 ये ऐसी ही स्ट्रक्चर बनने वाली है, इसकी कोई ब्रांच आप नहीं बना सकते। ये ब्रांच नहीं है, फोल्ड है, आपने यहाँ से मोड़ दिया है इसको, ये ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग का मतलब लीनियर चेन के बगल वाले कार्बन से कोई ब्रांचिंग हो जाए। तो ये जो प्रोपेन है ना, इसके पहले एन प्रोपेन कुछ हम लगा सकते हैं क्या? बनेगा ही नहीं, उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है प्रोपेन में एन प्रोपेन, क्योंकि वो हमेशा एन ही रहने वाला है, उसका आइसो और नियो कभी भी बन नहीं सकता है। मीथेन में एन मीथेन लगाने की जरूरत नहीं है, इथेन में एन इथेन लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोपेन में एन प्रोपेन लगाने की जरूरत नहीं है। वो IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों उनके एक ही जैसे होते हैं, कोई डिफरेंस होता नहीं है। ये डिफरेंस कब पैदा होता है? जब आप कार्बन का नंबर 4 करते हैं ना, तो उसकी ब्रांचिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, और जैसे ही ब्रांचिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं तो फिर उसमें 3 डिग्री कार्बन आ जाता है, 4 डिग्री कार्बन आ जाता है, फिर आप नियो और आइसो जैसे वर्ड यूज करते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखना, जो मैंने बताया कि नियो वर्ड कहां पर यूज करना है। अब इसको थोड़ा सा आगे ले लें स्टूडेंट्स, आगे की चीजें समझते हैं, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। अभी देखो नियो पेंटेन मैंने आपको बताया, फॉर्मेल्डिहाइड एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गई, जैसे H, फिर ये C, डबल बॉन्ड O और H, ये फॉर्मेल्डिहाइड है स्टूडेंट। फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप सिंपल लिखो तो ऐसा भी HCHO आप चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% सोल्यूशन को हम फॉर्मेलिन के नाम से भी जानते हैं मार्केट में। देखो जरूरी नहीं है कि जो कॉमन नेम है वही मार्केट का भी नाम हो। कॉमन नेम तो स्टूडेंट के लिए है, पढ़ने वालों के लिए, साइंटिस्ट के लिए, जो केमिस्ट्री के जानकार हैं उनके लिए है। लेकिन मार्केट में अगर आप किसी से फॉर्मेल्डिहाइड मांगने जाएंगे तो शायद आपको मिलेगा नहीं। वहां पर अगर आप फॉर्मेलिन किसी से मांगेंगे तो 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड formalin, and this formalin is used as a preservative of the एनिमल प्रिजर्वेशन। एनिमल्स को, प्लांट्स को, खास तौर से एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं, वही ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अगला एक और कॉमन नेम आता है स्टूडेंट, एसीटोन, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये है एसीटोन। एसीटोन को कई बार हम मार्केट में थिनर के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। किस नाम से जानते हैं? ये मार्केट का नेम और कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम, IUPAC नेम, ऐसे ना जाने कैसे कैसे नेम हैं, लेकिन सारे में सबसे जो नाम चलने वाला है वो 2 ही चलते हैं, एक तो कॉमन नेम चलता है और दूसरा IUPAC नेम चलता है। बाकी मार्केट के हर एक कंपोनेंट के अलग अलग नाम हो सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। अभी आप लोग बेसिक के एकदम स्टूडेंट हो, अभी आपने केमिस्ट्री पढ़ना सीखा है ऑर्गेनिक, तो ये स्ट्रक्चर को देख लो कैसी है। ये C डबल बॉन्ड O है और इसके पास यहाँ पे CH3 है और इसके पास यहाँ पे CH3 है। तो शॉर्ट में हमने कैसा लिख दिया, CH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर CO लगा दिया। दिस इज दिस इज कॉल्ड एसीटोन।
एसीटोन। ऐसा ही इथाइल एल्कोहल, एसीटामाइड, याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे मैं लूंगा एसीटामाइड, यानी कि CH3CONH2, ऐसा CH3C डबल बॉन्ड O और ऐसा NH2, दिस इज कॉल्ड एसीटामाइड, एमाइड ग्रुप है ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एसीटामाइड। फिर ये डाई एथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, बहुत ही कॉमन नेम आप लोगों ने सुना होगा, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, दिस वन क्लोरोफॉर्म, CHCl3 इज द कॉमन नेम। ओके, ये क्लोरोफॉर्म वही सब्सटेंस है स्टूडेंट जिसका यूज हम एनास्थेसिया में करते हैं, लोगों को बेहोश करने के लिए लूट लेते हैं ना जो लोग, वो यही क्लोरोफॉर्म है। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, अभी आजकल इनको बेहोशी के लिए हम यूज करते नहीं है, एनास्थेटिक सब्सटेंस की तरह यूज नहीं करते हैं। तो इसी का आयोडीन अगर हम ले लेते हैं, CHI3 ले लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। क्या कहते हैं हम इसको? आयोडोफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही अगर ब्रोमीन लेंगे तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ये ब्रोमीन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म, फ्लोरीन लिया तो फ्लोरोफॉर्म, बनता नहीं है, बोलना मत, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म तो बनते हैं, जिसमें सबसे स्पेशल है क्या, क्लोरोफॉर्म। अभी देखो, एक ये जो हमने कंपाउंड लिया है CH3CN, क्या पता बोर्ड में आपको दिख रहा है कि नहीं, तो ये जो CH3CN है ना स्टूडेंट, ये CH3CN को, यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है ना CH3CN, इसको एसीटोनाइट्राइल के नाम से जानते हैं। CH3CN को एसीटोनाइट्राइल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, एसीटोनाइट्राइल के नाम से इसको क्यों जानते हैं, इसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इतना जो ग्रुप होता है एसीटो होता है और जो CN होता है उसको हम नाइट्राइल कहते हैं। फिर एसिटिक एसिड, वही एसिटिक एसिड जो मैंने पहले आपको लिस्ट में बताया था, CH3COH, क्या नाम है इसका, बोलो, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, और इसी को हम क्या कहते हैं, विनेगर के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में सिरका के नाम से जानते हैं। बहुत सारे चाइनीज आइटम्स जब आप खाते हैं ना, तो वो चाइनीज आइटम में थोड़ा सा खट्टा जो टेस्ट आता है ना, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द विनेगर। जो घर में आप पिकल्स रखते हैं, अचार रखते हैं, वो पिकल्स में प्रिजर्वेटिव की तरह जो यूज होता है वो क्या है, या तो पहले सॉल्ट यूज होता था, ऑयल यूज होता था, मस्टर्ड ऑयल यूज होता था, उसकी जगह पर अब केमिकल ने जगह ले लिया है स्टूडेंट, और उस केमिकल का नाम क्या है, विनेगर। ओके, तो ये सारे जो केमिकल्स हैं ना, इनके कॉमन नेम मैंने आपको बताया। तो एसिडिक एसिड हो गया, फिर बेंजीन का कॉमन नेम हो गया, ये आगे आएगा आपको, टोल्यूइन हो गया, एनिलीन हो गया, फिनॉल बहुत कॉमन नेम है स्टूडेंट, ऐसा फिनॉल आप लिए, फिनाइल की गोलियां, ये है फिनॉल, यही फिनाइल है एक्चुअली, जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं, यहाँ पर OH लगा देते हैं, यही बन जाता है फिनॉल, जिसको झाड़ू पोछा लगाने के लिए डिसइंफेक्टेंट की तरह हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनॉल स्टूडेंट। ओके, अगला है एनिसॉल, ये कोई सॉल नहीं है भाई मेरे, इसमें जो सरफेस केमिस्ट्री में हम सॉल पढ़ते हैं वो सॉल नहीं है, वो SOL होता है, ये एनिसॉल SOL ही होता है। फिर आता है एसीटोफिनॉन, फिर आता है बेंजामाइड, ये सब कॉमन नेम है, लेकिन जो आपको सच में कॉमन लग रहा था उस कॉमन नेम को मैंने एक्सप्लेन किया, ये बाकी की चीजें धीरे धीरे आती रहेंगी और हम याद करते जाएंगे। एक ही दिन में हमको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर बनना नहीं है। अगर कोई एक ही दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मास्टर बन जाता तो सारे लोगों को फिर केमिस्ट्री पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमको सीखना है। ओके स्टूडेंट, तो ये टॉपिक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखो, मैंने कहा था कि नॉमेनक्लेचर का है ना स्टूडेंट, दो तरह का सिस्टम है। एक तो ट्रिवियल सिस्टम जो कि फेल हो जाता है कहाँ पर, एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर में, वहाँ पर कार्बिनॉल सिस्टम आ जाता है, तो हम उसको ट्रिवियल नेम कह नहीं सकते हैं। ओके, तो और दूसरा जो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, दैट इज IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, सबको पता है, 10th में भी आपने पढ़ा था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज कॉल्ड IUPAC। जब इतना बड़ा नाम है, 5 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 5 लाख अप्रोक्सीमेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर स्टूडेंट,
सम ऑफ देम आर नेचुरल फाउंड एंड सम ऑफ देम आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स का थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में नजर डालते हैं, एक नजर इनकी हिस्ट्री पर थोड़ा सा। हालांकि देखो यहाँ से कोई क्वेश्चन जेईई नीट या कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम में अब आता नहीं है, पहले 15 साल 20 साल पहले का पेपर उठा के देखोगे तो वहां दिखेंगे, लेकिन आज ऐसे क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। लेकिन जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी, केमिस्ट्री की हिस्ट्री अपने को समझना बहुत जरूरी है। तो केमिस्ट्री की हिस्ट्री समझने से आज IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो देखिए ये जो IUPAC नेम है ना स्टूडेंट, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझिए। 1887 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना, नाम था इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द केमिस्ट। इसका जो सबसे पहली बार मीटिंग हुआ वो जिनेवा में हुआ। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, वहां पर हुआ। जनरली जितने भी केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा काम हुए वो स्विट्जरलैंड में हुए, ऐसे स्थापना जो हुई ना बड़े बड़े ग्रुप की वो। और फिर मेजरमेंट का कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। तो हमको थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री तो पता होना चाहिए ना यार। 1887 की बात है, समझो बहुत पहले की बात है। फिर 1947 में IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन सबसे पहली बार हुआ। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन था कि भाई तुम्हारे कंट्री में इसको इस नाम से जानते हैं, हमारे कंट्री में इसको इस नाम से जानते हैं। वही पक्षियों वाली बात हो गई कि भाई एक बर्ड को इंडिया में है स्पैरो के नाम से जानते हैं, कहीं फुदकी के नाम से, किसी नाम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे केमिकल का नेम एक जैसे होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके लिए 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब की बात है स्टूडेंट ये। तो 1947 में IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। फिर इसके बाद 1979 में द मोस्ट एग्जॉस्टिक रूल फॉर द नॉमेनक्लेचर वेयर फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड। देखो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1947 में और 1979 में इसका एक बड़ा रूल बन गया। अभी तो IUPAC सिस्टम के नॉमेनक्लेचर में अगर आप देखो तो 7 वॉल्यूम्स की बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर का रूल बताया गया है। फिर 1993 में IUPAC सिस्टम के लिए गाइड टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पब्लिकेशन हुआ, जिसके राइटर थे R पैनिको, WH पॉवेल एंड जेसिक रिचर। तो इनको याद नहीं, ये याद रखो ये कि 87 में, फिर 49 में, फिर 79 में, फिर 93 में, इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया गया। तो ये थोड़ी सी एकदम कंसाइज्ड वे में मैंने आपको हिस्ट्री बताई। आप लोगों को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा जो सब्जेक्ट है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में। बाकी के सारे चैप्टर भी केमिस्ट्री के बहुत मजा आते हैं, लेकिन मेरा जो प्रिय पार्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इज वेरी फैंटास्टिक सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेम जो कि हमारा एकदम बेसिक पोर्शन है, अगर किसी स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर नहीं आता है, जैसे बच्चा पैदा हो गया और उसका नाम ही नहीं रखा, तो फिर बाकी का काम होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर किसी कंपाउंड का वो कंपाउंड बन गया और उसका हमने नाम नहीं रखा, तो कंपाउंड किस काम का लोग किस नाम से बुलाएंगे? है? तो ऐसे ही IUPAC सिस्टम में एक रूल बनाया और वो रूल्स को आज आप लोगों के सामने पढ़ाता हूं। लेकिन बात एक चीज का है स्टूडेंट, ध्यान रखना। देखो मैंने आपको इसके पहले एक दिन है ना वर्ड रूल बताया था, लेकिन IUPAC सिस्टम को समझने के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशन को हमको एकदम शॉर्ट में और अच्छी तरह से समझ लेना है स्टूडेंट। हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि वर्ड रूट क्या होता है, पर ये वर्ड रूट का यूज कैसे करना IUPAC नॉमेनक्लेचर में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सुनो इधर, जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं ना स्टूडेंट, तो IUPAC नेम लिखने के लिए, मतलब कि IUPAC नाम लिखने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, जिनमें से सबसे मास्टर ब्लास्टर जो रूल है ना, वो है वर्ड रूट। यहां पर वर्ड रूट WR, यानी कि किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, वो वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद यहां पर हम रखते हैं सफिक्स। ध्यान से सुनना, यहां पर हम क्या रखते हैं, उसके बाद सफिक्स। जैसे किसी वर्ड के बाद रखते हैं सफिक्स, वैसे ही IUPAC नेम में वर्ड रूट के बाद क्या रखते हैं, सफिक्स। एकदम सिंपल सी चीज है। अब इसके बाद
वर्ड रूट के पहले जो यूज करते हैं उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं इनको? प्रीफिक्स कहते हैं स्टूडेंट। तो वर्ड रूट देखो, IUPAC नेम का बेसिक नियम अगर आप लोगों ने समझ लिया ना तो कभी कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। लेकिन देखो वर्ड रूट क्या है? जैसे एक कार्बन हुआ तो मैथ, 2 कार्बन हुआ तो एथ, 3 कार्बन हुआ तो प्रॉप, 4 कार्बन हुआ तो ब्यूट, फिर ऐसे पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, ये नाम हो गए। मैंने उस दिन भी सिखाया था कि कार्बन का नंबर 11 हुआ, 11 हुआ तो हम अनडेक यूज करेंगे। डेक यानी कि 10, अन यानी कि 1। फिर कैसा आया? डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक यानी कि 15 कार्बन की चेन, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और इकॉस। इसको आईकॉस भी लिख देते हैं कई बार, ICOS, फिर एन लगा दिया तो एल्केन बन गया। ये तो मैंने सिखाया था। एल्क के लिए क्या लगाएंगे? ये वर्ड रूट है जिसको आप एल्क के रूप में यूज करते हैं। तो वर्ड रूट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। वैसा ही है नॉमेनक्लेचर में, जैसे इंग्लिश सीखने के लिए अल्फाबेट की जरूरत है, वैसे ही IUPAC नेम सीखने के लिए वर्ड रूट की जरूरत है। एकदम बढ़िया तरीके से याद रख लो। मैथ, एर्थ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और इकॉस। ऐसे वर्ड हमको ये पूरा 20 तक कम से कम याद रखो। आपने 10th में जब पढ़ा था ना तो इसमें आप लोगों ने 10 तक याद रखा था, डेक तक याद रखा था। ओके, तो ये कहलाते हैं स्टूडेंट वर्ड रूट। अब देखो, ये जो सफिक्स होते हैं ना स्टूडेंट, ये सफिक्स भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी सफिक्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब वर्ड रूट के पहले भी जो प्रीफिक्स है ना, ये प्रीफिक्स भी 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके स्टूडेंट, वर्ड रूट के दोनों तरफ, एक तरफ प्रीफिक्स दूसरे तरफ सफिक्स। सफिक्स के भी 2 टाइप, कौन कौन से? प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स के भी 2 टाइप, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट तो मैंने आपको याद करा दिया कि वर्ड रूट क्या होता है। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, ये सब हो गए। अब देखो, एक चीज का बहुत ही माइनॉरिटी है, एकदम सिंपल लेवल से भाई इसका ध्यान में रखना। ये वर्ड रूट कैसा है? जैसे हो गया, मैंने लिखाया भाई, ध्यान रखो, उधर से लिखते जाओ। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, ऐसा हेक्स, फिर क्या हुआ? हेप्ट, फिर क्या हुआ? 8 कार्बन हुआ तो ऑक, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक। ऑक्टा यानी 8 और डेक यानी कि 10, 10 और 8 18, तो 18 कार्बन का नंबर। नोनाडेक एंड इकॉस, EICOS। कई बार हम इसको ICOS के नाम से भी लिखते हैं, फिर एन लगाते हैं तो आईकोसेन हो जाता है। अभी स्टूडेंट बहुत ही गजब की चीज सुन लो यहाँ पर यार, बहुत ही मस्त ये टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना। प्राइमरी सफिक्स जो होते हैं ना स्टूडेंट, देखो IUPAC नेम में सबसे पहले तो वर्ड रूट का सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है, यानी कि वर्ड रूट को पहचानना जरूरी है। एक बार आपने वर्ड रूट पहचान लिया तो फिर नॉमेनक्लेचर आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हम धीरे धीरे प्रैक्टिस में सीखेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब कौन कौन से यूज होते हैं पता है आपको? प्राइमरी सफिक्स, एक तो होता है यूज एन, दूसरा होता है इन और तीसरा होता है आइन। ठीक, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, डबल बॉन्ड होता है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन। ये कहलाता है प्राइमरी सफिक्स। आपने नॉमेनक्लेचर, अब देखो मैं जैसे ऐसा लिखता हूं ना, मैथ, ये वर्ड रूट है स्टूडेंट। मैथ क्या है? वर्ड रूट। फिर मैंने लगा दिया एन, तो एन क्यों लगाया? क्योंकि सिंगल बॉन्ड। हालांकि
एक ही कार्बन में सिंगल और डबल का कोई पता नहीं चलता है, तो हम उसमें हाइड्रोजन फिल करते हैं। 2 कार्बन हुआ तो हम वर्ड क्या लिखेंगे, एथ, है ना। ये वर्ड रूट क्या आया यहाँ पर, एथ, और हमने लगा दिया एन, तो ये एन क्या हुआ, दिस वन एन, एन इज द प्राइमरी सफिक्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, यानी कि एन, इन, आइन ये प्राइमरी सफिक्स की तरह काम में आते हैं और वर्ड रूट के जस्ट बाद हम इनका यूज करते हैं। किसी भी कंपाउंड को देख करके ही हमको पहचान जाना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आपने उसको पहचान लिया तो समझो आप फिट हो गए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिट हो गए। ओके, तो समझो स्टूडेंट, आपका काम यहां से शुरू हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देना है, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देना है। ओके, अब इसके बाद की बात करते हैं स्टूडेंट सफिक्स की। ध्यान देना, सेकेंडरी सफिक्स की मैं बात कर रहा हूं। प्राइमरी सफिक्स के बाद नंबर किसका आएगा, सेकेंडरी सफिक्स का आएगा। तो सेकेंडरी सफिक्स की तरह कौन यूज होता है, फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स यूज होते हैं स्टूडेंट। कैसे, जैसे मान लो आपने फंक्शनल ग्रुप OH लिया, एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, तो इसका हम क्या लगाएंगे, ऑल। ठीक है, क्या लगाएंगे, ऑल। फंक्शनल ग्रुप मान लो COOH आ गया तो इसको लगाएंगे क्या, ओइक एसिड, ऐसा ओइक एसिड। मान लो यहां पर CHO आ गया तो क्या लगाएंगे, अल। मान लो यहां पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ गया, कैसा, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है भाई। अगर आप मान लो NH2 आ गया तो NH2 के लिए हम क्या लगाएंगे, एमाइन। ये हो गए क्या, ऐसे मैं एक लिस्ट दूंगा आपको आगे, डोंट वरी, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। अभी ये जो सफिक्स है ना स्टूडेंट, ये सेकेंडरी सफिक्स हम लास्ट में यूज करते हैं। ये सेकेंडरी सफिक्स का फॉर्मूला है और उस सफिक्स का नाम है। OH होगा तो ऑल लगाएंगे, CH होगा तो ओइक एसिड लगाएंगे, CH होगा तो CHO होगा तो L लगाएंगे, AL और ऑल फॉर एल्कोहल और अल फॉर एल्डिहाइड। NH2 ग्रुप होगा तो क्या लगाएंगे स्टूडेंट, एमाइन लगाएंगे। इस तरह से नॉमेनक्लेचर हमारा क्लियर होता जाएगा। अब देखो, वर्ड रूट सेलेक्ट कर लिया है आपने, प्राइमरी सफिक्स सेलेक्ट कर लिया है आपने, सेकेंडरी सफिक्स सेलेक्ट कर लिया है आपने। अब नंबर आता है किसका, प्राइमरी प्रीफिक्स और प्राइमरी सफिक्स का नंबर आता है। अब देखो इनको कैसे यूज करना। प्राइमरी प्रीफिक्स को मैं इनको थोड़ा सा यार कलर चेंज कर दूं तो मजा आ जाए ना, अलग अलग कलर से दिखूं। है डिजिटल बोर्ड, आप लिखवा रहे हो जरा एक ही कलर से, यार मजा नहीं आ रहा है। देखो वर्ड रूट यहां पर है स्टूडेंट, ये वर्ड रूट सबसे पहली आइडेंटिटी, उसके बाद हमको यूज करना है सफिक्स, उसके पहले हमको यूज करना है प्रीफिक्स। वर्ड रूट के जस्ट बाद कौन आएगा, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद कौन आएगा, सेकेंडरी सफिक्स स्टूडेंट, उसके पहले कौन आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, और सबसे पहले कौन आएगा, लिखते समय जो सबसे पहले दिखेगा वो कौन, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो लाल लाल कर दिया ना मैंने एकदम, वो ध्यान रखना। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स कौन से होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सारी लिस्ट मैं आपको दूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ एक ही कंडीशन पर यूज होता है, जब स्ट्रक्चर साइक्लिक होती हैं। साइकिक नहीं मेरे भाई, साइक्लिक होती हैं, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे मैंने कहा था कि ऐसी कोई साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर हो जाए, यानी कि 1 2 3 कार्बन वाली स्ट्रक्चर। देखो भाई, मेरे बोर्ड का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा गड़बड़ है, आड़ा टेढ़ा बेड़ा जहां आता है मैं लिखता रहता हूं, पर समझना है आप लोग, हाँ बात समझने की है। रिप्रेजेंटेशन तो आपको एग्जाम में करके देना है, मैं यहाँ पर जैसा लिखूं समझने की कोशिश करना स्टूडेंट। तो मैं ये बोल रहा था कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है ना भाई मेरे, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है तो ही हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। अब ये प्राइमरी प्रीफिक्स के हम कहाँ यूज करेंगे, जब साइक्लो कंपाउंड होगा, ये वाला जो मैंने हटा दिया, ये साइक्लो के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, तो क्या क्या हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लो के लिए। साइक्लिक के लिए आप कैसे यूज करते हैं पता है आपको,
साइक्लिक के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट, वो साइक्लिक में साइक्लो स्ट्रक्चर आ जाएंगी। कौन सी आ जाएंगी? साइक्लो। एक वर्ड आ जाएगा यहाँ पर, क्या? CYCLO, साइक्लो। ये क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा बाईसाइक्लो। एक क्या आ जाएगा? स्पाइरो। ये कौन सी चिड़िया है भाई? है ये सब छोटे छोटे जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए ही प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज होता है। बाकी किसी भी स्ट्रक्चर में प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज होता ही नहीं है पूरे आईयूपीएसी नेम में। एकदम गांठ बांध के रख लो, जिसको बोलते हैं वो वाली बात बता रहा हूं। हाँ, तो ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होते हैं जैसे कि साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये प्राइमरी प्रीफिक्स पीपी है। पीपी यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स है स्टूडेंट्स। ओके, अब इसके बाद देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स भाई जोरदार है। जैसा सेकेंडरी सफिक्स है वैसा ही सेकेंडरी प्रीफिक्स है। मान लो यहां पर OH ग्रुप आपने लिखा, तो OH ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स है ऑल, और इसी का प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है भाई मेरे? ये है हाइड्रोक्सी। क्या है ये? हाइड्रोक्सी। अब इसका जैसे ओइक है, ओइक का कोई भाई मेरे प्रीफिक्स होता नहीं है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप होता है। CHO का होता है अल, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? इसका प्रीफिक्स क्या होता है? कारएल्डॉक्सी। या तो फॉर्मिल वर्ड यूज करते हैं, यस, इसके लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं? फॉर्माइल वर्ड यूज करते हैं। NH2 के लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है एमाइन, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? एमिनो। क्या होता है? एमिनो। क्या होता है? एमिनो ग्रुप होता है। ओके स्टूडेंट, तो देखो अभी भाई मेरे समझने की बात है, हंसी मजाक में मत लो यार, इसको समझ लो अच्छी तरह से। देखो सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं उन्हीं का सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, ध्यान रखना। किसके लिए होता है? फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। जो फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, उनके ही सेकेंडरी सफिक्स होंगे और उन्हीं के सेकेंडरी प्रीफिक्स होंगे। कैसे? जैसे फंक्शनल ग्रुप हमने OH लिया, तो OH का सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ऑल, और इसी का प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। COH का कोई सफिक्स तो है लेकिन प्रीफिक्स नहीं है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले इसका नंबर आता है यार। इसलिए CHO क्या है? अल, तो इसका हो गया फॉर्माइल प्रीफिक्स हो गया। कौन सा प्रीफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद NH2 यानी कि एमाइन, तो एमाइन होगा सफिक्स, और एमिनो क्या होगा इसका? प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स में आप सिर्फ किसका यूज करते हो? जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। तो ये जो ग्रुप होते हैं ना स्टूडेंट, सेकेंडरी जो प्रीफिक्स होते हैं ना, इनको हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स भी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो इस तरह से जब आप IUPAC नेम लिखोगे ना मेरे भाई, तो इसमें ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें क्या करना है? वर्ड रूट को सेलेक्ट करना है। कितने टोटल कार्बन की लंबी चेन बन रही है, दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद आप यूज करते हैं सफिक्स, उसके पहले यूज करते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स के 2 टाइप हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हमेशा एन, इन, आइन ही होता रहता है। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है? OH होता है, CH है, CHO है, NH2 है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, बहुत सारे हैं, सल्फोनिक है, ना जाने कितने कितने हैं। 21 की लिस्ट दूंगा आपको, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, लिखाऊंगा, समझाऊंगा, स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। उसके पहले जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होता है? साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड के केस में यूज होता है। इज इट क्लियर? अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें तो जो सेकेंडरी सफिक्स कहा वही सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। जैसे एल्कोहल ग्रुप है तो उसका सफिक्स है ऑल, और प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। लिखते समय IUPAC नेम के क्रम में सबसे पहला जो नंबर आता है वो किसका आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स का आता है। लिखते समय IUPAC नेम में सबसे पहले जो नंबर आता है वो किसका आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सीक्वेंस कैसा होगा लिखने में? जब आप IUPAC नेम लिखोगे तो क्या सीक्वेंस होगा? सबसे पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स अगर है तो होगा, फिर वर्ड रूट होगा, फिर प्राइमरी सफिक्स होगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स होगा।
ये इसका IUPAC नेम लिखने का सीक्वेंस होगा। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को मेंटेन करना, इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स के सीक्वेंस को और सेकेंडरी सफिक्स को, मान लो आपके पास 2 सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गए, तो फिर पहले किसको लिखोगे? तो हमेशा IUPAC ने ऐसा डिसाइड किया कि ऐसे नॉमेनक्लेचर के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? उनको अल्फ़ाबेटिकल सिलेक्शन देंगे। अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे, और उन सबसे पहले भी क्या लिखेंगे? उनकी पोजीशन लिखेंगे कि पूरे लॉन्गेस्ट चेन में किसकी पोजीशन पहले आ रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर IUPAC नेम में थोड़ा बहुत भी कहीं कंफ्यूजन होगा तो मेरे कारण नहीं होगा, आप लोगों ने नहीं समझा होगा इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये जो एकदम सिस्टमेटिक रूल और कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, तो उसको अगर आपने समझ लिया तो समझो आपका IUPAC नेम एकदम आसान हो गया। इन सारे चैप्टर्स के मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करा सकता हूँ, बाद में देखेंगे। जिन स्टूडेंट को नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड करके आप बढ़िया इसके नोट्स ले लेना। फिर लिखने की झंझट से दूर, पर ऐसा मत करना, लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं, सिर्फ सुनने के मार्क्स मिलते नहीं हैं। तो ये एकदम सिंपल चीज़ मैंने आपको बताई। नेक्स्ट जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, वो कुछ बहुत ही खास चीज़ें इसमें आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखिए, अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा था आपसे कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना, उनके सेकेंडरी सफिक्स की मैंने बात किया था। किसकी बात किया था मैंने? सेकेंडरी सफिक्स की बात किया था। अभी ध्यान रखना, हाँ, जैसे है हमारे पास एल्कोहल, हमारे पास क्या है? पहला, ये तो दिख रहा है ना आप लोगों को, एल्कोहल। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, इसका सफिक्स होता है क्या? ऑल, OL। फिर आता है एल्डिहाइड यानी कि CHO, तो इसका होता है अल, AL, ऑल नहीं, फिर इसका क्या होता है? अल होता है। फिर आते हैं कीटोन्स, कीटोन का मतलब कि C डबल बॉन्ड O और ये फ्री। तो कीटोन के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं ऑन। क्या यूज करते हैं? ऑन। कीटोनिक ग्रुप हो गया। तो अरे मैं एक बात सोच रहा था यार, इसको है ना एक स्ट्रक्चर के बेस पर भी आप लोगों को बताऊं। स्ट्रक्चर कैसी? मान लो मैं यहाँ पर ऐसा CH3OH ले लेता हूँ, ये OH लगा दिया मैंने, ये CH3 ले लिया, ये CHO ले लिया, यहाँ पर मैंने CH3 और ये CHO लगा दिया। ठीक है, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड O लगा दिया। तो फंक्शनल ग्रुप इधर लिखते जा रहा हूँ, इसकी स्ट्रक्चर बताते जा रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा जल्दी से। तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। देखो, फंक्शनल ग्रुप OH है, सफिक्स है ऑल, CHO का है अल, CO का है ऑन, COOH का है ओइक एसिड। COH का क्या है? याद रखना पड़ेगा भाई, काम चलेगा नहीं, ध्यान रखो। इसका सफिक्स है ओइक एसिड। जब आप नेम लिखना तो ध्यान रखना कि ओइक और एसिड के बीच में क्या है? गैप होना चाहिए। ओइक और एसिड के बीच में एक लेटर का यहाँ पर ये गैप होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOR, इसको हम कहते हैं एस्टर। एस्टर के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑयल O8। क्या यूज करते हैं? ऑयल O8। हाँ, ये भी यहाँ पर गैप होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। फिर ऐसे हम COCl यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो COCl के लिए हम क्या करते हैं? ऑयल क्लोराइड, क्लोराइड, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। अभी देखो, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं स्टूडेंट। ये फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट मैंने आपको बता दिया और सबको आपके लिए एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। 3 मैंने एक्सप्लेन किया, एस्टर तक, एसाइल हैलाइड तक। अगला है एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड का मतलब क्या? एसिड एमाइड, एमाइड यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ऐसा, जैसा होगा इनका C डबल बॉन्ड O और NH2, ये एमाइड। इसकी कोई स्ट्रक्चर बना दे तो यहाँ ये जो बॉन्ड फ्री है ना, इस बॉन्ड पर मैं CH3 लगा दूं, अगर यहाँ पर CH3 तो ये CO और ये NH2 ऐसा बना दूं, तो ये क्या हो गया?
एसिड एमाइड ग्रुप हो गया। इनके लिए जो सफिक्स होता है तो आप क्या यूज करते हैं, एमाइड के लिए एमाइड यूज करते हैं। इनके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, आप एमाइड वर्ड, AMID, एमाइड सफिक्स यूज करते हैं। ओके, ऐसे ही नाइट्राइल, अगला जो ग्रुप है उसका नाम है नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब है कि CN, ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं दो तरह के, एक तो होता है नाइट्राइल और दूसरा होता है साइनाइड। साइनाइड वर्ड भी हम यूज करते हैं। स्ट्रक्चर एक बना देते हैं, इसकी बॉन्ड फ्री है वहां पर लगा देते हैं CH3 और ये लगा देते हैं CN, ये ऐसी स्ट्रक्चर बन गई है, एकदम सिंपल। ये जो बॉन्ड फ्री है ना, इस बॉन्ड पर आप कोई भी एल्काइल ग्रुप यानी कि R ग्रुप, यानी कि जैसे CH3 ग्रुप या तो फिर कोई C2H5 ग्रुप कोई भी लगा सकते हैं, एल्काइल ग्रुप R ग्रुप कोई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा जो एमाइन ग्रुप है, अगला जो ग्रुप है वो क्या है, एमाइन। एमाइन का मतलब है ये बॉन्ड फ्री और यहाँ पर NH2। अभी ये बॉन्ड लगा दें इसकी जगह पर CH3 तो हो गया CH3NH2। सो सिंपल। इसको हम सफिक्स यूज करते हैं क्या, एमाइन। ध्यान रखना यहाँ पर है एमाइड और ये है एमाइन। फिर आता है थायोल ग्रुप कहलाता है। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, SH को THIOL, थायोल। थायोल ग्रुप, थायोल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, SH, OH की जगह पर क्या SH, एल्कोहल, और यहाँ थायोल तो OH था, यहाँ पर था OH, यहाँ पर क्या है SH, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसके थायोल वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं थायोल। एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये हमने लगा दिया CH3 और CH3 और ये हो गया S और ये H। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से जो आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, एक एक फंक्शनल ग्रुप को लेकर के मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताया है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। अब एक एक एग्जाम्पल लूंगा, एल्कोहल, फिर एल्कोहल की प्रैक्टिस, फिर थायो एल्कोहल की प्रैक्टिस, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रैक्टिस और नॉमेनक्लेचर, एकदम डिटेल में जाऊंगा, डोंट वरी स्टूडेंट्स। हाँ, तो जो भी टॉपिक्स मैं आपको लूंगा, अभी सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, अभी ये एल्केन एल्कीन एल्काइन सब आपको बता ही दिया मैंने। अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सारे फंक्शनल ग्रुप को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि किसी भी तरह का उस फंक्शनल ग्रुप में कोई स्ट्रक्चर आए तो आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं आए। लेकिन स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने फंक्शनल ग्रुप बताया ना, ये फंक्शनल ग्रुप को याद रखना। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप को याद नहीं रखा तो समझो आपको नॉमेनक्लेचर करने में बहुत तकलीफ आने वाली है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगला टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट, ये आप याद रखना, इसके नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। प्रीफिक्स एंड सफिक्स कहाँ यूज करते हैं, प्रीफिक्स भी मैंने आपको बता दिया, सफिक्स भी कहाँ यूज होता है वो भी बता दिया। अब देखो, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना स्टूडेंट प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स की तरह हम कई सारे फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज करते हैं। अभी जैसे मैं आपसे कहूं कि प्रीफिक्स में जैसे फ्लोरीन आ गया कहीं पर, ये मान लो स्ट्रक्चर है 1 2 3 4, यहां पर आपने फ्लोरीन लगा दिया, तो ये हमेशा सफिक्स की तरह यूज होने वाला ही नहीं है, ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो सफिक्स की तरह यूज नहीं होते हैं, हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं। तो उन फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन सा है, सारे हेलोजन्स, ऑल द हेलोजन्स। हेलोजन्स यानी मैंने याद कराया था ना आपको, फुल कलर ब्राइटनेस इन आकाई टीवी, वही हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो ये हेलोजन्स अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आए तो ये कभी भी सफिक्स की तरह काम नहीं आएंगे, हमेशा कैसे काम आएंगे, IUPAC नेम में प्रीफिक्स की तरह काम में आते हैं। ऐसे ही नाइट्रोसो ग्रुप है, डाईएजो ग्रुप है, मेथॉक्सी ग्रुप है, एथॉक्सी है, नाइट्रो है, एमिनो है, हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सो, नॉट हाइड्रोक्सी माय डियर स्टूडेंट, दैट इज हाइड्रोक्सो। तो हाइड्रोक्सो का यूज हम हमेशा कैसे यूज करते हैं, प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। तो ये ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप है ना जिनको हम
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दीज फंक्शनल ग्रुप, इनको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज नहीं करते हैं। अब एक और बात आपको बता देता हूं, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, उन सब को भी हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं? हाँ, किसकी तरह यूज करते हैं? प्रीफिक्स की तरह। किसकी तरह यूज करते हैं? प्रीफिक्स की तरह। किसको? एल्काइल को। एल्काइल क्या होते हैं, उनको एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, प्रीफिक्स की तरह यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनके सबके प्रीफिक्स तो होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो जिनका सफिक्स हम होता ही नहीं है, यूज करते ही नहीं है। जैसे ये मैंने आपको लिस्ट दिया, याद रखना, डाई एजो। एजो वर्ड का मतलब होता है नाइट्रोजन। यहाँ पर लिखा ना, आपने देखा नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, आपने कहा डाई एजो। एजो जो वर्ड है ना स्टूडेंट, एजो, एजेडो, एजो कहीं भी वर्ड आए ना तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। एजो कहीं भी वर्ड आता है तो उसका क्या मतलब होता है? नाइट्रोजन होता है। ओके, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, नाइट्रो, एमिनो, हाइड्रोक्सो, ये वर्ड को हम हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। प्रीफिक्स की तरह हम एल्काइल ग्रुप का भी यूज करते हैं। उनको कभी भी हम सफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। अब एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्काइनिल ग्रुप क्या होते हैं, वो एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं यहां पर। याद रखोगे, ये याद रखना, हाँ ये है ना, हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज में आते हैं। अब देखो प्रीफिक्स के रूप में जो यूज होने वाले कंपाउंड्स हैं ना, उनको हमने कहा कि एल्काइल का यूज हम कर सकते हैं। ये नियो, आइसो, ये सब मैंने आपको बता दिया, स्लाइड के आने के पहले ही चमका दिया है आप लोगों को। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएससी नेम में आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है आईयूपीएससी नेम्स। आईयूपीएससी नेम्स में सारे रूल्स पहले समझ लेते हैं, कौन सा प्रीफिक्स है, कौन सा सफिक्स है ना, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ये सब अगर एक बार आपको समझ में आ गई कहाँ पर यूज होता है तो फिर नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, एक तो होते हैं एल्केन। एल्काइल ग्रुप बनते कैसे हैं ध्यान रखना। एक तो होते हैं एल्केन, दूसरे होते हैं एल्कीन, और तीसरे हैं एल्काइन। वर्ड रूट की मैं बात कर रहा हूं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिनका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ध्यान से सुनो, एक एक वर्ड समझ करके सुनो। पढ़ाई में देखो हमेशा मौज मस्ती अच्छी नहीं है मेरे दोस्त, मौज मस्ती भी अच्छी है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं। कई बार हमको बहुत सीरियस होकर के चीजों को समझना भी पड़ता है। हाँ, तो अभी देखो ये जो ग्रुप मैंने लिखा ना यहाँ पर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का कॉमन। अब एल्केन का एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। देखो इथेन ले लेता हूं, सपोज मैं ले लेता हूं CH3CH3, यानी कि ये क्या है? C2H6। अब ये इसमें से अगर मैं देखो एक हाइड्रोजन हटा दूं, एक हाइड्रोजन क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो ये क्या बचेगा? C2H5 बचेगा और एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं, 1 2, ये हाइड्रोजन, 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 ये ऐसी स्ट्रक्चर है इथेन की। अब ये वाला हाइड्रोजन आपने हटा दिया, ये इसको माइनस कर दिया, तो बचा क्या? C2H5 और एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो ये पहले क्या था? ये था पहले इथेन। ये क्या था पहले? इथेन। अब क्या बन गया? इथाइल बन गया। समझ आया? जो ETHANE था ना, वो क्या हो गया? एथ। ये तो सही है, एन को हटा करके क्या लगा दिया? इल लगा दिया, तो नाम क्या हो गया? इथाइल। तो मीथेन से बनेगा मिथाइल, इथेन से बनेगा इथाइल,
प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटाइल, पेंटेन से बनेगा पेंटाइल, अंडेक से बनेगा अंडेकाइल, इकोसेन से बनेगा इकोसेनाइल। इज इट क्लियर? तो इस तरह से एक हाइड्रोजन हटाने से एल्केन को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? एल्काइल में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो एल्काइल ग्रुप है ना मेरे भाई, मेरे बंधु, ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करने से बनता है एल्काइल, और एल्काइल को ही हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्काइल को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक हाइड्रोजन कम हो गया। अब ऐसे ही दूसरे जो ग्रुप हैं एल्काइल के साथ एल्कीन का नंबर आ गया। एल्केन के बाद किसका नंबर आ गया? एल्कीन का। एल्कीन का एक एग्जांपल लेते हैं, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फॉर्मूला देखते हैं C2H4, एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बचा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये बॉन्ड फ्री हो गया। तो अभी ये क्या था? ये था पहले इथीन। क्या था? इथीन। अब क्या हो गया? इथीनिल। अभी ये क्या हो गया? इथीनिल, नॉट इथाइनिल। व्हाट हैपेंड? ये हो गया इथीनिल। इथेन से इथाइल तो इथीन से इथेनिल बन गया। सिंपल सी बात है, यानी कि जो एथ वर्ड है ना उसमें NYL लगा दिया, इथेनिल लगा दिया। ऐसे ही एक इथाइनिल का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वैसे कॉमनली इसको हम एसिटिलीन के नाम से जानते हैं, मैंने बताया था, भी ध्यान रखना। हाँ, तो ये क्या है? ये है इथाइन। IUPAC नेम क्या है इसका? इथाइन। अभी इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बचेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये C और एक बॉन्ड फ्री हो गया। एक हाइड्रोजन हटाने से इसका नाम क्या हो गया? इथाइनिल नाम हो गया। इथाइन से क्या हो गया? इथाइनिल नाम हो गया। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे, समझ लो इसको, मजा आ जाएगा। ये बहुत बार, कई बार यूज होता है, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ये इथाइनिल कहाँ से आ गया, इथिनिल कहाँ से आ गया, क्योंकि उनको ये बेसिक चीज़ें पता ही नहीं रहती हैं। आप 11th के स्टूडेंट हो चाहे किसी भी क्लास के हो, अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है ना तो पूरी दुनिया में भटकते रहोगे, सोल्यूशन आएगा नहीं। इसलिए एकदम बेसिक से चलो, जीरो से बनो, और जीरो से क्या बनो? हीरो। जीरो से क्या बनो? हीरो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये बात समझना है आपको, एल्काइल ग्रुप का एल्केन से बनता है एल्काइल, एल्कीन से बनता है एल्किनिल, और एल्काइन से क्या बनता है? एल्काइनिल। कब बनता है? जब एक हाइड्रोजन आप कम कर देते हैं तब ऐसा नंबर आता है। ओके, तो IUPAC नेम बहुत बड़ा टॉपिक है, कई दिन इसकी प्रैक्टिस चलेगी। आप लोग मेंटली थोड़ा सा तैयार हो जाओ मेरे साथ चलने के लिए, ठीक है ना? तो आज की क्लास में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एकदम सिंपल सी चीजें पढ़ाया है, इजी वे में पढ़ाने की कोशिश किया है, सबको समझ में आए, सबको समझ में आए, ऐसा वे मैंने रास्ता चुना है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना, ध्यान रखना, और लगातार वीडियो देखते रहोगे तो पूरी केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगा एकदम फर्राटेदार, एकदम इजी लैंग्वेज में, ताकि सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन अभी स्टार्ट किया है, आने वाले टाइम पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट करूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। तीनों पोर्शन में आपको मास्टर बनाना है, ताकि आप मास्टर और ब्लास्टर दोनों बन सको। अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगातार मेरे चैनल पर बने रहना, और ये वीडियो देखना, फ्रेंड्स को भी बोलना कि वो भी देखें, फ्री में एकदम बहुत बढ़िया प्रमोशन आपको मिलेगा, अच्छे मार्क्स लाने का एकदम बिंदास तरीका। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।